अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। स्टडी विद बीआरडी में आप सबको खुश आमदीद। CS 101 की लेक्चर सीरीज़ का जो सेशन चल रहा है, आज हम उसमें कवर करने जा रहे हैं मॉड्यूल्स 36 to 40। आई होप आपको ये जो लेक्चर सीरीज़ है ये पसंद आ रही होगी, और अगर पसंद आ रही है तो काइंडली जो है वो वीडियोस को लाइक करना ना भूलें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी जो लेक्चर है वो आपसे मिस ना हो और टाइम पे आपको वीडियोस मिलती रहें। तो चलते हैं आज की लेक्चर सीरीज़ की तरफ। सबसे पहले है मॉड्यूल 36, जिसमें हम डाटा मैनिपुलेशन में प्रोग्राम एग्जीक्यूशन देखेंगे। पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि जो CPU होता है, यानी उसका हमने टेक्सचर देखा था कि कैसा होता है। उसके अंदर एक मतलब एक CPU है और साथ उसके मेन मेमोरी, जिसको बसेस के साथ जोड़ा गया है। और CPU के अंदर 3 किस्म के सिस्टम्स होते हैं। हमने देखा था कंट्रोल यूनिट होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, और उसके साथ जो है वो रजिस्टर्स होते हैं। 3 चीज़ें हमने देख ली थी उसमें होते हैं। और आज हम ऐसे इस तरीके से इसको पढ़ेंगे कि प्रोग्राम, अगर हमने इसको कोई फॉर एग्जांपल हमने जब कंप्यूटर में हम कहते हैं कि एडिशन कर दो, ऐड करने के लिए कोई 2 रकमें हम उनको देते हैं, या फिर सब्ट्रैक्शन करने के लिए कुछ भी देते हैं, तो वो किस तरीके से परफॉर्म होता है। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन आज हम देखेंगे। तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट इस तरीके से होता है कि जब आप इसमें मेन चीज़ आपको जो याद रखनी है वो इसका एक मशीन साइकिल है। यानी सबसे पहले जो है वो फेच की जाती है इंस्ट्रक्शन, फिर उसको डी कोड किया जाता है और फिर उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। यानी ये 3 तरीके हैं। और इसके लिए हमने एक रजिस्टर्स उस दिन पढ़े थे, और हमने याद है आपको कि हमने पढ़ा था कि 2 किस्म के रजिस्टर होते हैं, एक जनरल रजिस्टर होते हैं और एक स्पेशल पर्पज़ रजिस्टर होते हैं। आज हम देखते हैं कि स्पेशल पर्पज़ रजिस्टर 2 किस्म के होते हैं। एक होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और दूसरा होता है प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में वो इंस्ट्रक्शन रखी जाती है जिसने अभी एग्जीक्यूट होना है, यानी जो हम काम अभी करने जा रहे हैं वो इंस्ट्रक्शन किस में होगी, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। और प्रोग्राम काउंटर में जो नेक्स्ट एग्जीक्यूट होनी है इंस्ट्रक्शन, उसका एड्रेस होगा। ठीक है, ये 2 चीज़ें आपने याद रखनी है। और इस तरीके से फिर जो है ये एक लेवल है, यानी एक साइकिल है कि सबसे पहले जो है वो मेन मेमोरी से जो है वो जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है वहाँ पे जो है वो इंस्ट्रक्शन फेच की जाती है। फिर उसके बाद उसको डी कोड किया जाता है, यानी समझा जाता है कि इस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, हमने इसको क्या करना है। और उसके बाद फिर एग्जीक्यूट किया जाता है, और फिर उसका रिजल्ट जो है वो जनरल पर्पज़ रजिस्टर में भेज दिया जाता है, जहाँ से वो मेन मेमोरी में चला जाता है। अब इस लेक्चर में हमने सिर्फ इसको पढ़ा है, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर जो हम करने जा रहे हैं इसमें हम इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे बाकायदा एग्जाम्पल के ज़रिए। अब यहाँ पे जो एग्जांपल करके दिखाई गई है ये ऊपर वाला, इसको समझने से पहले हमें ये नीचे वाला पढ़ना ज़रूरी है। ये जो इन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखाया हुआ है, ये देखें, ये एक मेन मेमोरी है जिसके अंदर सेल्स बने हुए हैं। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि मेमोरी जो होती है, मेन मेमोरी, जब हम रैम और डी रैम पढ़ रहे थे, हमने कहा था कि मेमोरी के अंदर सेल्स बने होते हैं और हर सेल का एक एड्रेस होता है, और हर सेल के अंदर 8 बिट्स होती हैं। ठीक है, कितनी बिट्स होती हैं, 8 बिट्स होती हैं। ये हमने मेन मेमोरी का स्ट्रक्चर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। जिन्होंने मेरे लेक्चर्स लिए हुए हैं उन लोगों को तो कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगी इस चीज़ को समझने में। फिर हमने ये देखा है कि मेन मेमोरी जुड़ी हुई है बस के ज़रिए CPU के साथ। CPU के अंदर यहाँ पे 2 जो है वो स्पेशल पर्पज़ रजिस्टर रखे हुए हैं, एक है प्रोग्राम काउंटर, एक है इंस्ट्रक्शन, और बाकी यहाँ पे जनरल पर्पज़ रजिस्टर्स साइड पे पड़े हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने मेन मेमोरी में देखा है कि बाकायदा ये जो एक तरफ एड्रेसेस हैं सेल्स की और दूसरी तरफ सेल्स हैं, और सेल्स के अंदर जो है वो जितनी भी उनकी बाइट्स हैं वो पड़ी हुई हैं। और हम जो यहाँ पे प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं ये 16 बिट प्रोग्राम है, ये आपने याद रखना है। ये जो उन्होंने एग्जांपल दी हुई है इसके हिसाब से हम कह रहे हैं। ठीक है, हमें 16 बिट हमारा ये प्रोग्राम है, और उन्होंने हमें प्रोग्राम के एग्जीक्यूट करने का कहा है कि 2 जो नंबर हैं वो हमने मेमोरी से लेने हैं, रीड करने हैं। ठीक है, फिर उन दोनों को ऐड करना है, और उन दोनों को ऐड करने के बाद जो उनका रिजल्ट है उसको वापस मेमोरी में स्टोर करना है। ये उन्हें हमें प्रोग्राम दिया गया। समझ लें कि ये हमारे लिए ऑर्डर है, और ये ऑर्डर किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा वो हमने देखना है कि ये इंस्ट्रक्शन किस तरीके से एग्जीक्यूट होती है। अच्छा, अगर तो प्रोग्राम ऐसा हो कि उसमें जो है वो यानी कि कोई भी आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं बताई गई तो वो क्या तरतीब से एग्जीक्यूट होता है। लेकिन अगर उसमें जंप का ऑप्शन कहा गया कि यहाँ स्पेशली सिर्फ इस सेल से और इस सेल से लेना है, तो फिर उसमें जंप का ऑप्शन होता है, अदरवाइज़ वो एक तरतीब से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि सबसे पहले जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा वो क्या होगा कि क्योंकि ये 16 बिट है तो 16 बिट में हम क्या करेंगे कि 2 एड्रेसेस हम एक साथ एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, यानी कि A0 हमारा एड्रेस है, तो A0 में हमारे पास रकम कौन सी आ रही है, 156C, यानी कि सेल 1 और सेल 2 दोनों की हम इकट्ठी लेंगे क्योंकि हम 16 बिट काम कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से फिर A2 हमारे पास एड्रेस आएगा, A2 में हमारे पास क्या हो जाएगा 16 6D। इस तरीके से हमने इसका पैटर्न बना लेना है, जो कि यहाँ पे ये पैटर्न इन्होंने बना दिया। ये देखें, 15 6C 16 6D 50 56 36E
C000000, यानी इस तरीके से इन्होंने इसका 2 का पैटर्न बना के इकट्ठा कर लिया, यानी कि इस मेमोरी के एड्रेस के हिसाब से। ठीक है, अब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले हमने जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है ऑब्वियसली वो A0 का है। ठीक है, A0 को हम एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं, तो A0 में जो भी इस सेल में मौजूद है 156C वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में चला जाएगा। अब क्योंकि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में हमने ये पढ़ा था कि वो वाली आपकी इंस्ट्रक्शन मौजूद होगी जिसको अभी एग्जीक्यूट करना है, जबकि प्रोग्राम काउंटर में आपकी वो होगी जिसने नेक्स्ट एग्जीक्यूट होना है। तो यानी कि A0 के बाद किसने एग्जीक्यूट होना है? A2 ने। तो हमारे प्रोग्राम काउंटर में क्या आ जाएगा? A2। ये देखें, हमारे प्रोग्राम काउंटर में A2 आएगा और हमारे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में क्या आ जाएगा? 156C। अब नेक्स्ट मरला क्या होता है? डी कोड करने का। हमने फैच कर दिया, फैच कर लिया, यानी कि हम मेन मेमोरी से एड्रेस भी लेके आ गए हैं और इंस्ट्रक्शन भी लेके आ गए हैं। अगला मरहला है डी कोड करने का। अब डी कोड किस तरीके से किया जाता है? डी कोड करने का मतलब ये होता है कि हमने ये जो 156C है इसको डी कोड करना है, समझना है कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे इन्होंने ये बताया कि हमें जो एक बुक बताई गई थी जब हमने CS101 शुरू की थी। तो अगर आप LMS के लेक्चर्स को अगर शुरू में अगर कोई 1-2 आपने लिए हो तो वहाँ उन्होंने हमें एक बुक प्रोवाइड की थी, यानी एक बुक उन्होंने हमें रिकमेंड की थी कि उस बुक से आप समझिए। तो उस बुक के पेज नंबर 581 पे एक अपेंडिक्स बनी हुई है जिसमें बताया गया कि कंप्यूटर की ज़ुबान में कुछ लफ्ज़ों का कुछ मतलब होता है, यानी कि CPU में, यानी कि 1 का मतलब लोड होता है, 3 का मतलब जो होता है वो स्टोर होता है, 5 का मतलब ऐड होता है। इसी तरह ABC के भी कुछ वर्ड्स होते हैं, यानी इस तरीके से जो है वो एक पूरी अपेंडिक्स बनी हुई है। ठीक है, वो यूज़ होती है। अब वो तो यहाँ पे इन्होंने हमें जस्ट पेज नंबर बता दिए, लेकिन हम इस एग्जांपल के लिहाज से जो यूज़ करने वाले हैं मेन वो यही है 1, 3 और 5। 1 का मतलब लोड होता है, 5 का मतलब ऐड होता है और 3 का मतलब स्टोर होता है। अब हमारे पास ये जो इनकोडेड इंस्ट्रक्शन है ये है 156C। तो 156C का मतलब ये है कि 1 का मतलब है लोड करें, 5 का मतलब है रजिस्टर नंबर 5 में लोड करें 6C, यानी कि 6C एड्रेस जो है सेल का उसमें जो भी रकम मौजूद है उसको रजिस्टर 5 में लोड करो। ठीक है, यानी हमारी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन हमें ये कह रही है। तो ये हमारे पास जनरल पर्पस रजिस्टर मौजूद हैं। ठीक है, यानी कि हमें उन्होंने ये बोला है कि 6C में जो भी है उसको लोड कर दो रजिस्टर नंबर 5 में। हमने 6C जो है वो उसको लोड कर दिया रजिस्टर नंबर 5 में, यानी ये 6C हमारे पास ये मौजूद था, 6C को हमने लोड कर दिया रजिस्टर नंबर 5 में। यानी इस तरफ ये रजिस्टर्स बने हुए हैं ना 1, 2, 3, 4, यानी 100 ऑन इस तरह रजिस्टर्स होते हैं। तो रजिस्टर नंबर 5 में हमने क्या लिख दिया? 6C हमने रजिस्टर नंबर 5 में कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने हमें कहा है 166D, यानी कि लोड करो रजिस्टर नंबर 6 में 6D जो पैटर्न है हमारे पास मेमोरी सेल से जो हमने लिया है उसको 6D को किस में कर देना है? रजिस्टर नंबर 6 में। हमने ये भी रजिस्टर नंबर 6 में जाके कर दिया, यानी एग्जीक्यूट कर दी। अगला उन्होंने हमें बोला 5056, यानी 5 का मतलब होता है ऐड, यानी उन्होंने कहा है कि रजिस्टर नंबर 5 और रजिस्टर नंबर 6 में जो भी हमने जो अभी स्टोर किया ना थोड़ी देर पहले हमने रजिस्टर नंबर 5 में किया, 6 में भी किया, यानी उन दोनों की जो रकमें हैं उनको ऐड करके उनका जो रिज़ल्ट बनता है उसे रजिस्टर नंबर 0 में स्टोर कर दो। ठीक है, अच्छा हमने ये भी कर दिया। और फिर उसके बाद उन्होंने हमें कहा 306E, 306E उन्होंने हमें ये कहा, उन्होंने कहा कि 3 का मतलब होता है स्टोर। ठीक है, स्टोर यानी कि रजिस्टर 0 में जो भी रकम हमारे पास अब प्लस करके आई थी उसको स्टोर करो 6E, यानी 6E जो एड्रेस मेमोरी में मौजूद है उसमें जाके 0 में जो रिज़ल्ट मौजूद है उसको जाके स्टोर कर दो, ये हमें बोला गया। और आखिर में है 6000। ठीक है, 6000 यानी 6O जो है यानी 60 जो है ये एड्रेस है मेमोरी सेल का। जब हम वहाँ गए तो हमें आगे 00 मिला, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें 60 को देखें, 60 और आगे 00, यानी कि ये आखिरी दो जो हैं। जब इनको इकट्ठा किया तो जब भी मशीन के अंदर ये इंस्ट्रक्शन आपके पास आ जाए इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में C00, तो आपकी मशीन हाल्ट कर जाती है, यानी कि आपका प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। यानी इस तरीके से ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं, ये है मॉड्यूल 38। इसमें है डाटा मैनिपुलेशन में लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसको बिट वाइज ऑपरेशन भी कहते हैं क्योंकि एक एक बिट के लिहाज से इसको ऑपरेट किया जाता है। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेशन भी कहा जाता है। लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास कौन कौन से थे? 4, एंड, और, एक्सक्लूसिव और नॉट। इनको हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने फिर से करके दिखाया कि इसमें मतलब क्या होता है बिट वाइज ऑपरेशन का, कि आपके पास 2 स्ट्रिंग्स होती हैं, यानी कि 2 अलग-अलग 8 बिट्स की स्ट्रिंग्स हैं जिनको हमने एक रिजल्ट, एक आउटपुट प्रोड्यूस करनी हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? बिट वाइज ऑपरेशन कहते हैं। इसमें अब एंड ऑपरेटर अगर यूज़ होगा तो एंड ऑपरेटर में हमने पढ़ा था कि जब इसकी दोनों बिट्स हमारे पास 1 होती हैं तब ये आउटपुट 1 देता है, अदरवाइज ये आउटपुट 0 देता है। तो यही यहाँ पे इन्होंने करके दिखाया हुआ है। 1 और 0 को किया तो 0 आएगा, 1 और 0 को किया तो 0 आएगा, 0 और 0 को किया तो 0 आएगा, 1 और 1 को करेंगे तो 1 आएगा। यानी इस तरीके से इन्होंने एंड ऑपरेटर लगाया हुआ है। फिर उसके बाद
और ऑपरेटर किस तरीके से ऑपरेट करता है कि जब भी इसके दोनों इनपुट्स में एक भी 1 होगा तो ये आपको जो है वो आंसर 1 देगा। सिर्फ इसका 0 आंसर तब आएगा जब इसकी दोनों इनपुट्स 0 होंगी। तो यही तरीका यहाँ पे इन्होंने हमें करके भी दिखाया हुआ है कि 1 और 0 को करें तो हमारे पास 1 आएगा, क्योंकि हमारे पास इसमें एक 1 मौजूद था। इस तरह 1 और 0 को किया, 0 और 0 को किया तो 0 आएगा, 1 और 1 को करेंगे तो 1 आएगा। इस तरीके से सो ऑन इन्होंने और ऑपरेटर लगाया हुआ है। एक्सक्लूसिव और में हमें ये बताया गया था कि जब हमारे पास दोनों इनपुट सेम होती हैं तो इसका आंसर 0 होता है, जब दोनों डिफरेंट होती है तो इसका आंसर 1 होता है। डिफरेंट होंगी यानी 0 और 1 होगा तो आंसर 1 आएगा, 1 और 0 है तो 1 आएगा। दोनों सेम है यानी दोनों 0 है तो आंसर 0 आएगा, दोनों 1 यानी कि सेम है तो 0 आएगा। यानी इस तरीके से सो ऑन एक्सक्लूसिव आ रही है। हम ऑलरेडी बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं, इस वजह से मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगा रही। ठीक है, ये लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, इनको आपने याद रखना है। इस लेक्चर में बस यही था। आगे है मॉड्यूल 39। मॉड्यूल 39 में हमें रोटेशन और शिफ्ट बताई गई है। ठीक है, यानी कि कुछ रोटेशन और शिफ्ट भी यूज़ होती है। वो ये है कि अगर आपके पास 8 बिट पैटर्न है और उसमें सबसे लेफ़्ट साइड पे आपके पास जो बिट है, अगर आप उसको सबसे राइट पे चले जाएं, यानी कि इधर से हटाया है, बाकी 7 बिट्स लिखी हैं और उसको सबसे राइट पे लिख देंगे तो इसको सर्कुलर शिफ्ट कहा जाता है और रोटेशन भी कहा जाता है। ठीक है, उसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि आप सबसे लेफ़्ट साइड से एक बिट हटा दो, बाकी 7 बिट्स लिखो और आप सबसे राइट साइड पे उस जो इस तरफ से बिट हटाइए उसको नहीं लिखना, 0 या 1 जो भी हटाया। ऑलवेज़ अगर आप 0 लगाओगे, यानी कि अपनी राइट साइड पे ऑलवेज़ अगर 0 लगाओगे तो इस शिफ्ट को कहते हैं लॉजिकल शिफ्ट। और अगर तीसरी शिफ्ट ये होती है कि आपने लेफ़्ट साइड से एक बिट हटाई है और राइट साइड पे आप वो बिट लगाओगे जो आपकी साइन बिट है उस जैसी बिट, यानी अगर आपका साइन बिट यानी फर्स्ट बिट 0 है तो उस जैसी बिट लगाओगे, अगर आपकी 1 है तो 1 लगाओगे। यानी कि आपने साइन बिट चेंज नहीं होने देनी, क्योंकि आपको पता है ना आपके सबसे लेफ़्ट साइड पे जो सबसे पहले जो लेफ़्ट साइड पे बिट होती है वो साइन बिट होती है, जो ये बताती है कि आप जब ये चेंज होगी तो ये पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो इस वजह से आपने साइन बिट को चेंज नहीं होने देना, बल्कि आपकी जो साइन बिट है उस तरीके की, अगर 0 है तो 0 लगेगा, उस तरफ 1 है तो 1 लगेगा। इसको कहते हैं अरिथमेटिक शिफ्ट। तो ये 3 किस्म की शिफ्ट्स होती हैं, एक सर्कुलर शिफ्ट होती है, एक लॉजिकल शिफ्ट होती है और एक अरिथमेटिक शिफ्ट होती है। आगे है मॉड्यूल 40। मॉड्यूल 40 में हम देखेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या हैं कि जैसे नॉर्मली हम बेस 10 में प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, तो टूज़ कॉम्प्लीमेंट का आंसर भी वैसे ही आता है। टूज़ कॉम्प्लीमेंट जब हमने पढ़ा था तो हमने ये चीज़ देखी थी कि टूज़ कॉम्प्लीमेंट में जब हम आंसर करते हैं उसको जब हम चेंज करते हैं हेक्साडेसिमल नोटेशन, इसको डेसिमल में, तो सेम वही आंसर होता है जो हमारा टूज़ कॉम्प्लीमेंट में आंसर आ रहा है। जैसे 3 और 2 को जमा करें तो 5 आंसर आता है। इसी तरीके से अगर टूज़ कॉम्प्लीमेंट में 3 को लिखा जाए तो 0011 होता है और 2 को लिखा जाए तो 0010 होता है। तो इन दोनों को भी अगर प्लस किया जाए तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है 0101, इसको अगर हम टूज़ कॉम्प्लीमेंट में देखें तो आंसर 5 ही है। और हमारे पास अगर बेस 10 में यानी कि डेसिमल में देखें तो भी इसका आंसर 5 ही होता है। यानी कि हमने प्लस करना तो ऑलरेडी सीख ही लिया था, लेकिन आज हम देखेंगे कि इसकी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किस तरीके से होती है। तो अगर हमारे पास टूज़ कॉम्प्लीमेंट की रकम मौजूद है और अगर हमने उसको मल्टीप्लाई करना हो तो हम क्या करेंगे कि उसको इतनी बार ऐड करके देख लेंगे। फॉर एग्जांपल हमने मल्टीप्लाई करना है 8 को 3 के साथ, 8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास 2 कॉम्प्लीमेंट मौजूद होगा 8 का, उसको हम 3 टाइम्स प्लस कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, जो मैं यहाँ पे आपको करके भी दिखा देती हूँ। ठीक है, और उसके बाद है डिवीजन। डिवीजन क्या होती है कि डिवीजन में आपको सब्ट्रैक्शन करनी होती है, यानी कि माइनस करना होता है। और माइनस यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपको कहा गया है कि आपने डिवाइड करना है 8 को 24 से डिवाइड करना है, 8 को 24 से डिवाइड करना है, तो आपका आंसर नॉर्मली हमारे पास क्या होता है, 8 को डिवाइड करना है 24 से तो हमारे पास आंसर 3 आता है। लेकिन अगर आप टूज़ कॉम्प्लीमेंट यूज़ कर रहे हैं तो इसमें आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करने जाना है कि 24 से 8 को माइनस करना है, जो आंसर आएगा उसमें से फिर 8 को माइनस करना है, जो आंसर आएगा उसमें से फिर 8 को माइनस करना है। उस वक्त तक माइनस करते रहना है जब तक आपका आंसर 0 नहीं आ जाता। जब आपका आंसर 0 आ जाए तो आपने ये देखना है कि कितने स्टेप्स के बाद आपका आंसर 0 आया है। तो आप ये देखें कि 3 स्टेप्स के बाद आपका आंसर 0 आ जाता है, तो इसका मतलब है कि आपका आंसर 3 है डिवीजन में। यानी कि टूज़ कॉम्प्लीमेंट में डिवीजन इस तरीके से होती है। ये यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकली दोनों इसकी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी नीचे करके दिखा देती हूँ। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरा व्हाट्सएप ग्रुप मौजूद है, उसे ज्वाइन करें, वहाँ पे आप डिटेल से डिस्कस कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सबकी हेल्प हो सके, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि किसी भी वीडियो का आप जो है नोटिफिकेशन जो है जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको मिलता रहे और आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।